Hello students, this is BSc first year Physical Chemistry Unit 2 Gaseous State। लास्ट टाइम पे हमने वॉन्डर वॉल्स के आदर्श गैस समीकरण P1V1 इज इक्वल टू nRT पढ़ा था। इस समीकरण में P1V1 इज इक्वल टू nRT में दाब तथा आयतन संबंधी संशोधन करने पर जो समीकरण प्रस्तुत किए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला हम देखते हैं कि आयतन संशोधन वॉल्यूम करेक्शन करते हैं तब क्या होता है। माना V आयतन वाले पात्र में गैस के n मोल उपस्थित हैं तथा V स्थान में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र है। यदि अणु द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य है, क्योंकि अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है, तो अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन यदि नगण्य है तो अणुओं के संचरण के लिए स्थान गैस के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इस प्रकार जो अणु हैं सभी अणुओं के लिए एक निश्चित आयतन एक्सक्लूड करते हैं जो अणु के आकार पर निर्भर करता है। यदि गैस का प्रति मोल प्रभावी आयतन B हो तो विचरण के लिए वास्तविक आयतन ज्ञात करने के लिए उसे कुल आयतन में से घटाना पड़ता है। जैसे कि गैस के n मोल के लिए VI इज इक्वल टू V माइनस NB। यहाँ जो B है वो अपवर्जित आयतन है। ये अपवर्जित आयतन अणुओं के वास्तविक आयतन का 4 गुना होते हैं। यदि एक गैस का अणु R त्रिज्या का गोलीय पिंड माना जाता है तो जो ये चित्र है इसमें हम देखते हैं कि निकटतम क्लोज अप्रोच को दिखाया गया है। ये जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पर ये दो गैस के अणु हैं और ये इसका अपवर्जित आयतन है। रेखांकित गोला की त्रिज्या जो है वो 2r है तथा इस गोले का आयतन अन्य अणु के उपगमन के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे इस अणु का आयतन इस अणु के उपगमन के लिए उपलब्ध नहीं है। अतः दो अणुओं का अपवर्जित आयतन 4/3 पाई 2r³। इसको हम लिख सकते हैं 8 4/3 पाई r³। अब अतः एक अणु द्वारा अपवर्जित आयतन क्या होगा, हाफ 8 4/3। ये दो अणुओं के लिए था तो एक अणु के लिए आधा हो जाएगा, तो हाफ 8 4/3 पाई r³। तो इसको हम लिख देंगे 4 4/3 पाई r³। अतः गैस के अणु द्वारा वर्जित आयतन गैस के एक अणु के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। दूसरा हम देखते हैं प्रेशर करेक्शन। कम दाब पर अधिक दाब पर गैस के अणु दूर दूर रहते हैं। इनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। अधिक दाब पर और कम ताप पर गैस के आयतन में कमी होने से गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है। वांडर वाल ने इस आकर्षण बल का परिकलन किया तथा इस आकर्षण बल को प्रेक्षित दाब में जोड़कर आदर्श दाब का परिकलन किया। किस तरह से कि माना एक गैस का अणु A जो मध्य में स्थित है चारों ओर से समान रूप से पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित है, जिससे इस पर लगने वाला आकर्षण बल 0 है। परंतु B जो पात्र के सीमांत पर पहुंचा हुआ है, पात्र की दीवारों से टकराता है, पड़ोसी अणु द्वारा सभी दिशाओं में नहीं खिंच रहा बल्कि बर्तन की दीवार के पीछे भी खिंच रहा है। अतः अणु B कम बल से दीवार से टकराता है, जिससे प्रेक्षित दाब आदर्श दाब से कम हो जाता है। इस प्रकार आदर्श दाब PI इज इक्वल टू प्रेक्षित दाब तथा आकर्षण बल के लिए संशोधित मान के योग के बराबर होता है। अतः B पर लगने वाला आकर्षण बल गैस के घनत्व के समानुपाती होता है। किसी क्षण दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या गैस के घनत्व के समानुपाती होती है। अतः आकर्षण बलों के कारण दाब में कमी गैस के घनत्व के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ हमने देखा P दाब इज इक्वल टू D इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। यदि n मोल गैस का आयतन V हो तो P इज प्रोपोर्शनल टू n/V स्क्वायर। यदि A एक स्थिरांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसे आकर्षण गुणांक कहा जाता है।
समीकरण 1 और 2 की सहायता से, समीकरण 1 हम देखते हैं, समीकरण 1 हमारा ये है, और समीकरण 2 की सहायता से पी आई, यहाँ पे हमने देखा पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी वन, तो यहाँ पर हमने पी आई इज इक्वल टू पी प्लस पी वन, ये रहा हमारा ए एन अपॉन वी टू। इस प्रकार दाब तथा आयतन के संशोधन के अनुसार पी वन वी वन इज इक्वल टू एन आर टी को, या पी वन की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, वी वन की जगह हमने जो पहले हमारी पिछले पेज पे हमने आयतन में देखी थी वो, और एन आर टी। यहाँ ए और बी को वॉन डेर वाल स्थिरांक कहा जाता है। यह समीकरण वॉन डेर वाल अवस्था समीकरण तथा वॉन डेर वाल समीकरण कहलाती है। वॉन डेर वाल स्थिरांक ए और बी के मात्रक हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, तो इससे हम इसका यूनिट निकालते हैं, तो P जो है वो दाब है, V आयतन है, और ये मोल में इसकी है, और आयतन अपॉन मोल इसका आयतन का यूनिट है। तो ऐसा ही पद्धति में दाब इंटू आयतन अपॉन मोल टू, तो इस यहाँ पर ए की यूनिट है न्यूटन मीटर मोल इनवर्स। बी का यूनिट है आयतन अपॉन मोल, तो आयतन को हम मीटर क्यूब और अपॉन मोल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर क्यूब मोल इनवर्स। वॉन डेर वाल समीकरण के आधार पर वास्तविक गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन। अब हम ये देखेंगे कि वॉन डेर वाल समीकरण के आधार पर वास्तविक गैस का आदर्श गैस से क्या विचलन है। एक मोल वास्तविक गैस के लिए वॉन डेर वाल समीकरण P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। इसको खोलने पर हम देखते हैं आर टी पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी ए अपॉन वी ए बी अपॉन वी स्क्वायर। कम दाब पर यदि P कम हो तो आयतन V का मान अधिक हो जाता है, अतः घटक PB तथा AB V स्क्वायर को अपेक्षित किया जा सकता है। PB और AB V स्क्वायर को अपेक्षित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में PV इज इक्वल टू आर टी ए अपॉन वी होगा। पूरी समीकरण में आर टी से भाग देने पर PV अपॉन आर टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी करने पर 1 आ जाएगा, ए अपॉन वी आर टी। Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू जेड। इस प्रकार कम दाब पर जेड का मान 1 से कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे गैसेस के लिए जेड अपॉन पी एक आदर्श वक्र से नीचे रहते हैं। पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू जेड, तो जेड अपॉन पी एक आदर्श वक्र से नीचे रहते हैं। उच्च दाब पर यदि दाब अधिक हो और आयतन कम हो तो घटक ए अपॉन बी तथा ए बी अपॉन बी स्क्वायर पी बी की तुलना में अपेक्षित होते हैं। तो जो ऊपर की हमारी समीकरण है, इस समीकरण में हम देखेंगे कि पी बी की जगह ये अपेक्षित है, तो हम समीकरण को लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी। अब इसको आर टी से डिवाइड करने पर हमको ये समीकरण मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं जेड इज इक्वल टू 1 पी बी अपॉन आर टी। अतः उच्च दाब पर जेड का मान इकाई से अधिक होता है, जिसमें जेड अपॉन पी वक्र आदर्श गैस के ऊपर रहते हैं। पहले हमने देखा जेड अपॉन पी वक्र आदर्श गैस के नीचे रहते हैं, यहाँ पर जेड अपॉन पी वक्र आदर्श गैस से ऊपर रहते हैं। इस प्रकार कम दाब पर ए अपॉन वी तथा उच्च दाब पर पी बी प्रभावी होते हैं। किसी माध्यम दाब पर ये दोनों घटक एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इन बिंदुओं पर वॉन डेर वाल समीकरण आदर्श गैस से अभिन्न हो जाती है। तीसरा है अधिक दाब पर। उच्च ताप पर आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है, जिससे घटक आरटी का मान अन्य घटक की अपेक्षा अधिक होता है। उच्च ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। हाइड्रोजन का असामान्य व्यवहार। चूंकि हाइड्रोजन के अणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, जिसे ए का मान अति न्यून होने से ए अपॉन वी व ए बी अपॉन वी स्क्वायर के मान नगण्य हो जाते हैं। पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी, आर टी का भाग देने पर पी वी अपॉन आर टी प्लस आर टी अपॉन आर टी 1 और पी बी अपॉन आर टी, यहाँ पर ये जेड हो गया। अतः हाइड्रोजन के लिए जेड का मान हमेशा 1 से अधिक होगा
और Z/P वक्र आदर्श गैस से ऊपर रहेगा। अब हम देखते हैं क्रिटिकल फिनोमिना एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। गैस में उपस्थित अणु निरंतर गति करते रहते हैं। प्रत्येक गैस को ताप कम करके तथा दाब में वृद्धि करने पर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु गैस को द्रवित करने में दाब की अपेक्षा ताप का अधिक महत्व होता है। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिससे ऊपर उसे द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब में कितनी वृद्धि हो जाए। इस प्रकार वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है तथा नीचे दाब में लगातार वृद्धि से द्रवीकरण होता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे TC से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप पर द्रवित करने पर आवश्यक दाब को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप व दाब का एक मोल गैस द्वारा घेरा गया आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक ताप को संयुक्त रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहा जाता है। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रयोगात्मक निर्धारण। क्रांतिक स्थिरांकों को ज्ञात करने के लिए विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्रांतिक ताप पर द्रव्य व वाष्प प्रावस्थाओं के बीच पृथक्करण सीमा समाप्त हो जाती है। इस प्रयोग के लिए गैगन-यार्ड लॉ टूल का उपकरण उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर हम इसका चित्र में देख रहे हैं इस उपकरण को। इस उपकरण में एक मजबूत कांच की यू नली के उपयोग में लाया जाता है। इस यू नली के निचले सिरे पर उपस्थित बल्ब है जिसमें जिस द्रव का परीक्षण करना है उसको भरा जाता है। इस द्रव के अपने द्रव वाष्प के संपर्क में रहता है। ये यहाँ पर हमने द्रव वाष्प के संपर्क में इसको रखा है। इस यू नली में ऊपरी सिरे पर थोड़ी सी वायु को छोड़कर, यहाँ पर थोड़ी वायु को छोड़कर नली को सील बंद कर दिया जाता है। बल्ब एक पानी से भरे जैकेट में रखा जाता है जिसमें पहले से थर्मामीटर उपस्थित होता है। ये पहले से थर्मामीटर उपस्थित है। जैकेट में रखे पानी को गर्म करने पर बल्ब का ताप बढ़ता जाता है जिससे बल्ब में रखा द्रव अदृश्य हो जाता है। ये बल्ब में रखा हुआ द्रव को इसमें ताप बढ़ता रहता है और ये बल्ब में रखा अदृश्य हो जाता है। अब केवल वाष्प दिखाई देती है। जिस ताप पर ये होता है उसे नोट कर लेते हैं। उसके पश्चात ताप को कम कर देते हैं और बल्ब में हमें पुनः द्रव दिखाई देने लगता है। इस ताप को भी नोट कर लेते हैं। दोनों ताप का मध्य जो है वो TC कहलाता है। इस ताप पर मैनोमीटर में पढ़ा गया दाब, यहाँ मैनोमीटर जो है इसमें पढ़ा गया दाब PC कहलाता है। इसके पश्चात क्रांतिक आयतन ज्ञात करने के लिए द्रव के घनत्व व द्रव के वाष्प के घनत्व को घनत्व को ताप के विरुद्धाकृत किया जाता है। जिस बिंदु B पर दोनों वक्र मिलते हैं उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है, परंतु इस वक्र का शीर्ष B वक्र के रूप में होने से बिंदु B आसानी से प्राप्त नहीं होता। अतः वाष्प द्रव के घनत्व का माध्य निकालकर उस ताप के विरुद्ध आलेखित कर एक सरल रेखा में BD प्राप्त करा जाता है। यह रेखा वक्र के उस बिंदु को काटती है जहाँ काटती है वह क्रांतिक घनत्व कहलाता है। D = m/v, V = m/d। इससे क्रांतिक आयतन की गणना की जा सकती है। तो ये हमने आज देखा कि क्रांतिक घटना तथा क्रांतिक स्थिरांक जो है वो उसकी हम गणना कैसे करते हैं। तो क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप ये संयुक्त रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहलाते हैं और इन क्रांतिक स्थिरांक का इस प्रयोग के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा हम निर्धारण करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम गैसीय स्टेट का यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।